Fake sun, screaming planets, diamond rain, monster volcano, secret bodyguard planet, ये सब हॉलीवुड का कोई फिक्शन मूवी नहीं, साइंस है। हम लोगों को बचपन से ही लगता है कि सन का कलर या तो ऑरेंज है नहीं तो येलो है, मगर रियलिटी कुछ और है। सन का एक्चुअल कलर व्हाइट है। सन 5500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में बर्न होता है एंड इट एमिट्स ऑलमोस्ट ऑल विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। एंड जब ये सारे कलर्स मिक्स होते हैं तो रिजल्ट होता है व्हाइट कलर। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को सन येलो क्यों दिखता है? इसका मेन रीजन है अर्थ का एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस एंड टाइनी पार्टिकल्स होता है जो शॉर्ट वेवलेंथ्स जैसे वायलेट एंड ब्लू को स्कैटर करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेली स्कैटरिंग। तो जब ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो डायरेक्ट सनलाइट में रेड एंड येलो कलर डोमिनेट करता है और इसी वजह से हम लोगों को अर्थ से सन या तो ऑरेंज नहीं तो येलो दिखता है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जहाँ पे डायमंड का बारिश होती है और ये दो प्लैनेट है यूरेनस एंड नेपट्यून। इन दो प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर मीथेन रिच है और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर मीथेन टूटने लगता है एंड कार्बन एटम्स कंप्रेस हो जाता है एंड इस प्रोसेस में डेवलप होता है डायमंड। यूरेनस एंड नेपट्यून का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा है एंड टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है एंड इस कंडीशन में कार्बन क्रिस्टलाइज हो सकता है और सॉलिड डायमंड के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। हमारे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में सिमिलर कंडीशंस को क्रिएट किया है। हाई पावर्ड लेजर से मीथेन बेस्ड प्लास्टिक को कंप्रेस किया है और इन रिजल्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डायमंड फॉर्म हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि डायमंड का रेन थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो जरा सोच के देखिए, ऐसा एक प्लेनेट जहाँ पे रेन पानी का नहीं डायमंड का होता है। हम लोगों को लगता है कि स्पेस बिल्कुल शांत है, वहाँ पे कोई भी आवाज नहीं होता है, बट हमारे हर एक प्लैनेट्स का अपना एक साउंड है और वो लकीली अभी रिकॉर्ड हो चुका है। अकॉर्डिंग टू साइंस स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है बिकॉज साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए लाइक एयर, वाटर और सम सॉलिड मटेरियल एंड स्पेस कंप्लीटली एम्प्टी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्लैनेट्स कंप्लीटली साइलेंट है। प्लैनेट्स एंड स्टार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, रेडियो वेव, प्लाज्मा वेव, देन मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, ये सब एनर्जी सिग्नल होता है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर एंड कैसिनी ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैप्चर किया है और साइंटिस्ट ने इन रेडियो वेव्स को ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट करके चेक किया है और इस प्रोसेस में हर एक प्लैनेट का अलग साउंड रिकॉर्ड हुआ है। जैसे जुपिटर का जो आवाज है वो एक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म के जैसा साउंड करता है। सैटर्न के अराउंड एरी प्लाज्मा वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हुआ है एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो अर्थ का साउंड रिकॉर्ड हुआ है वो है हूम। सो टेक्निकली ये सब रियल साउंड नहीं है बिकॉज साउंड एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस है जिसको इंस्ट्रूमेंट्स ने डिटेक्ट किया है, उन्हें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके ह्यूमन हियरिंग रेंज में कन्वर्ट किया गया है। क्या आप लोगों को पता है अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद अर्थ में लाइफ नहीं होता। जुपिटर अर्थ के लिए एक गर्ड प्लैनेट के जैसा है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर का अकेला का मास 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है अगर हम लोग सोलर सिस्टम के बाकी सब प्लैनेट्स के मास को कंबाइन करते हैं। सो जुपिटर का जो ग्रेविटी है वो भी बहुत पावरफुल है। सो ये आउटर सोलर सिस्टम का कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ पुल कर पाता है। सो जो सब चीज़ों को अर्थ पुल कर सकता है या अर्थ की तरफ आ सकता है उन सबको जुपिटर डाइवर्ट करके अपनी तरफ खींच लेता है। इन 1994 एक कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर से टकराया।
इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आर्ट से भी विजिबल था। अगर ये कॉमेट बाय चांस आर्ट को टकराया होता तो अभी आर्ट में लाइफ खत्म हो सकता था। कंप्यूटर सिमुलेशंस शो करता है कि जुपिटर जैसे मैसिव प्लैनेट इनर सोलर सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट के ग्रेविटी को कंट्रोल करता है और मेनी डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को ये डाइवर्ट करता है या तो कैप्चर कर लेता है। शायद जुपिटर के बिना आर्ट का हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता। क्या आप लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो आर्ट में नहीं मार्स में है। उसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ये इतना बड़ा है, अगर आर्ट में होता तो आधा कॉन्टिनेंट कवर हो जाता और इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स है। एंड आर्ट में जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो ओनली 8.8 किलोमीटर का है। मीन्स मार्स का जो वोल्केनो है वो हमारे एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। हमारे आर्ट का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हमेशा मूव करता रहता है, जिसके चलते लावा एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। बट इन मार्स टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। मार्स का जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है और इसी वजह से एक ही हॉटस्पॉट के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लावा विल्ड होता रहता है और रिजल्ट एक मेगा वोल्केनो होता है। नासा के मार्स ऑर्बिटर ने ओलिम्पस मून का डिटेल्ड इमेज कैप्चर किया है। रेडार मैपिंग एंड एलिवेशन डाटा कंफर्म करता है उसका हाइट और स्ट्रक्चर। इसका बेस ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर वाइड है। इन सब से एक बात तो क्लियर है कि पास्ट में मार्स कभी बहुत एक्टिव प्लेनेट हुआ करता था। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।